जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। दोस्तों क्लास 11th इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आपको जो है हमने चैप्टर फर्स्ट में 30 क्वेश्चन आपको कराया था। और आज जो है वो इकोनॉमिक्स का जो है वो हम चैप्टर सेकेंड करने वाले हैं, अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह। तो इसमें जो है वो टोटल 35 क्वेश्चन है। तो एक तरह से समझिएगा कि आपका टेस्ट होगा 35 में। सर कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो लास्ट में वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितने क्वेश्चन कराती है वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को जाया किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि चर एक ऐसी मात्रा है जिसका प्रयोग किसी गुण को मापने के लिए किया जाता है। इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में डाइस हो सकता है, स्थिर, अपरिवर्तनीय, एक समान या भिन्न भिन्न। तो इसका जो मान है वो इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी इकाई को क्या कहा जाता है? माध्यिका, माध्य, प्रेक्षण या विस्तार। तो अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी इकाई को जो है वो प्रेक्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आंकड़े वे साधन हैं जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को डाइस में सहायक होते हैं, उलझाने में, समझने में, बिगाड़ने में, ए और सी दोनों। तो आंकड़े वे साधन हैं जो सूचनाओं को प्रदान कर समस्याओं को समझने में सहायक होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा कि सांख्यिकी आंकड़ों के मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो सांख्यिकी आंकड़ों के जो स्रोत होते हैं वो 2 होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अगला प्रश्न है हमारा कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा एकत्रित करता है वह डाइस कहलाता है, शोधकर्ता, उद्धाता, ए और बी दोनों इनमें से कहीं नहीं। तो वो क्या कहलाता है? तो शोधकर्ता कहलाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आंकड़ों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक, तृतीयक या ए और बी दोनों। तो गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो एकत्रित आंकड़ा होता है वो प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक आंकड़े होते हैं पत्र पत्रिकाओं से संकलित समाचार पत्रों से, गणनाकार द्वारा या सभी। तो 7 का आंसर हो जाएगा गणनाकार द्वारा एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जिन आंकड़ों का प्रयोग करने पर समय और धन की बचत होती है वो आंकड़ा क्या कहलाते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं द्वितीयक आंकड़े होते हैं गणनाकार द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा, दोनों या कोई नहीं। तो द्वितीयक आंकड़े होते हैं समाचार पत्रों से संकलित आंकड़े जो है वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अगला प्रश्न है पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त आंकड़े या संबक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय या दोनों। तो पत्र पत्रिकाओं से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग सोहन अपने अध्ययन के लिए करता है तो सोहन के लिए वो आंकड़ा जो द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का वितरण, आंकड़ों का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है आंकड़ों का संग्रहण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन आंकड़ा संग्रह करने की विधि है? टेलीफोन, साक्षात्कार, डाक द्वारा प्रश्न वाली भेजना, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी टेलीफोन साक्षात्कार और डाक द्वारा प्रश्नावली। अगला प्रश्न है सर्वेक्षण का सबसे अधिक प्रचलित साधन है साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली, समाचार पत्र, टेलीविजन या विज्ञापन। तो सर्वेक्षण का सबसे अधिक जो प्रचलित साधन है वो हो जाएगा आपका साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली। अगला प्रश्न है हमारा कि एक अच्छी प्रश्नावली के गुण होते हैं प्रश्नों की संख्या सीमित होना, प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्न उचित क्रम में होने चाहिए, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी होना चाहिए एक अच्छी प्रश्नावली के गुण। अगला प्रश्न है द्विविध प्रश्नों के कितने विकल्प होते हैं? तो द्विविध जो प्रश्न होते हैं उसके 2 विकल्प होते हैं, आंसर में ही क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। अगला प्रश्न है जिन प्रश्नों के 2 से अधिक विकल्प होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जिन प्रश्नों के 2 से अधिक विकल्प होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो बहुविकल्पीय प्रश्न कहलाते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसी समग्र या जनसंख्या के इकाई को क्या कहा जाता है? प्रतिदर्श, मद,
समष्टि या निर्दर्श। तो किसी समग्र या जनसंख्या की इकाई को क्या कहा जाता है? तो मद कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है हमारा। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के सभी मदों को शामिल किया जाता है वो है, तो वो कौन सी विधि है? तो वो विधि जो है वो जनगणना विधि है। ऑप्शन को इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के कुछ चुने हुए मदों को शामिल किया जाता है वो है, तो वो आपका हो जाएगा प्रतिदर्श विधि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में समष्टि शब्द का अर्थ है प्रतिदर्श, समग्र, साक्षात्कार या सर्वेक्षण। तो सांख्यिकी में समष्टि शब्द का जो अर्थ है वो है समग्र। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंकड़ा संग्रह करने की किस विधि के अंतर्गत सर्वेक्षक और उत्तरदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है? साक्षात्कार, टेलीफोन साक्षात्कार, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना या सभी। तो आंकड़ों के संघर्ष करने की जो विधि होती है साक्षात्कार विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण और उत्तरदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, वह रणनीति जिसके अंतर्गत एक छोटे समूह का सर्वेक्षण कर प्रश्नावली का मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रायोगिक सर्वेक्षण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रायोगिक सर्वेक्षण के क्या लाभ हैं? तो प्रायोगिक सर्वेक्षण के क्या लाभ है? प्रश्नावली में दिए गए निर्देशों की सटीकता की जांच, यह उन तत्वों का पता लगाने में सहायक हो सकते हैं जो अनुसंधान में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सी, यह वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत और समय का अनुमान लगाने सहायक होती हैं। उपयुक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायोगिक सर्वेक्षण के यह सभी लाभ हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिदर्श निदर्श का अर्थ है समग्र के सभी पदों को चुनना, समग्र में कुछ प्रतिनिधि मदों को चुनना। तो प्रतिदर्श या निदर्श का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा समग्र में से कुछ प्रतिनिधि मदों को चुनना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निदर्शन या प्रतिचयन का एक प्रकार नहीं है? यादृक्ष प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, सविचार प्रतिचयन या जनगणना। तो निदर्शन या प्रतिचयन का प्रकार इसमें से जो नहीं है वो है जनगणना। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, निर्गम मतदान यानी कि एग्जिट पोल क्या होता है? तो मतदाताओं के प्रतिदर्श से चुनाव जीतने वाले अनुमान लगाया जाता है, यही हो जाता है एग्जिट पोल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, गणनाकार अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी सुविधा या निर्णय द्वारा प्रतिदर्श इकाइयों को चुना जाता है उसे प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं, अप्रतिचयन त्रुटि कहते हैं, यादृक्ष प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं या अयादृक्ष प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। तो उसे जो है अयादृक्ष प्रतिचयन कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जो त्रुटियां जनगणना विधि एवं प्रतिदर्श विधि दोनों में पाई जाती हैं वो कहलाती हैं, तो वो कहलाती अप्रतिचयन त्रुटियां। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, जो त्रुटियां प्रतिदर्श आकलन और उसके जनसंख्या प्राचलों के बीच अंतर को दर्शाता है उसे कहते हैं प्रतिचयन त्रुटियां, अप्रतिचयन त्रुटियां या दोनों। तो वो कहलाता है हमारा प्रतिचयन त्रुटियां। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अयादृक्ष या अप्रचलित त्रुटियां के उदाहरण हैं? अनुत्तर संबंधी त्रुटियां, प्रतिदर्श अभिनीति, प्रतिचयन त्रुटियां या ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि अनुत्तर संबंधी त्रुटियां और प्रतिदर्श, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनएसएसओ द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को किस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो सर्वेक्षण पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1950 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो आपको पता है कि 10 वर्षों के अंतराल पे की जाती है। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी प्रश्न है हमारा, CSO का पूरा नाम क्या है? तो CSO का पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो दोस्तों हमने जो है 35 क्वेश्चन कराए। आपके 35 में से कितने सो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।